हम सब जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खेती और फैक्ट्रियों से चलती है। लेकिन ये तो पूरी कहानी नहीं है। शायद कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। आज हम उस हिस्से की बात करेंगे जो शायद सबसे तेजी से बढ़ रहा है और हमारी जिंदगी को मतलब हर पल छू रहा है, सर्विस सेक्टर। हाँ। हमारे पास कक्षा 12 की भूगोल की कुछ अध्ययन सामग्री है और हमारा मिशन है कि इसमें दिए गए तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों जैसे जो भारी भरकम लगने वाले शब्द हैं, हाँ, जो सुनने में बड़े कठिन लगते हैं, उन्हें एकदम आसान और दिलचस्प बना दिया जाए। जरूर। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरूर। एक बड़े अस्पताल का डॉक्टर, एक कॉल सेंटर में काम करने वाला कर्मचारी और सरकार के लिए नीतियां बनाने वाले एक सलाहकार, इन तीनों में क्या एक जैसा है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग काम लगते हैं और यही आज की हमारी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये तीनों उस विशाल सेवा अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जो अब एक तरह से दुनिया को चला रही है। और द्वितीयक क्रियाकलापों पर मतलब वो काम जिनसे अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। सही। प्राथमिक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो काम है जिनमें हम सीधे प्रकृति से कुछ लेते हैं, जैसे जमीन से फसल उगाना, खान से कोयला निकालना या जंगल से लकड़ी काटना। हाँ, और द्वितीयक क्रियाकलाप इसका अगला कदम है। इसमें हम प्रकृति से मिली चीज का रूप बदलकर उसे और कीमती बना देते हैं। हमारा पसंदीदा उदाहरण टमाटर वाला। हाँ, खेत में टमाटर उगाना प्राथमिक काम है, लेकिन उसी टमाटर को फैक्ट्री में ले जाके केचप बना देना वो द्वितीयक काम हो गया। आपने टमाटर की कीमत बढ़ा दी। एकदम सही। अच्छा, तो अब उस दुनिया में आते हैं जहां कुछ बनाया नहीं जाता, फिर भी अर्थव्यवस्था चलती है। ये मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट करता है कि एक प्लम्बर या एक टीचर की सर्विस की कीमत कैसे तय होती है। यहां कहानी वाकई बदल जाती है। ये है तृतीयक क्रियाकलाप। एकदम सही कहा। यहाँ का जो मूल मंत्र है वो है अमूर्तता। आप किसी सेवा को छू नहीं सकते, उसे गोदाम में जमा नहीं कर सकते। एक डॉक्टर का इलाज, एक वकील की सलाह है या एक ड्राइवर का आपको मंजिल तक पहुंचाना, ये सब सेवाएं हैं। यहाँ कच्चा माल लोहा या कपास नहीं, बल्कि उस इंसान का हुनर, उसकी विशेषज्ञता और उसका ज्ञान है। मतलब एक प्लम्बर अपने औजारों के साथ अपना सालों का अनुभव लेकर आता है। बिल्कुल, वही उसकी असली कीमत है। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। सुबह अखबार देने वाले से लेकर बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बस के ड्राइवर तक, बैंक में काम करने वाले क्लर्क। हाँ, बैंक में काम करने वाले क्लर्क से लेकर रात को टीवी पर समाचार पढ़ने वाले एंकर तक, ये सब सेवा क्षेत्र का हिस्सा हैं। ये कोई नई चीज नहीं बना रहे, बल्कि अपनी कुशलता से हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। बिल्कुल। और इन सेवाओं को अगर हम समझना चाहें तो मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। अच्छा। व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और बाकी जो भी सेवाएं हैं, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर पूरा सर्विस सेक्टर टिका है। चलिए पहले स्तंभ यानी व्यापार और वाणिज्य को पकड़ते हैं। इसका मतलब तो सीधा सा है, खरीदना और बेचना। लेकिन इसमें भी परतें हैं, है ना? हाँ, इसकी 2 मुख्य परतें हैं। एक है थोक व्यापार, मतलब होलसेल, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां या बिचौलिए सीधे निर्माता से भारी मात्रा में सामान खरीदते हैं और उसे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। और दूसरा फिर वो दुकानदार हुए। हाँ, और दूसरा है फुटकर व्यापार यानी रिटेल। आपके पड़ोस की किराने की दुकान या शॉपिंग मॉल का शोरूम जो सीधे आप जैसे ग्राहकों को सामान बेचता है। इन दोनों का एक ही मकसद है, मुनाफा कमाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा दुकानदार और एक बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, बिल्कुल, दोनों ही तृतीय क्रियाकलाप का हिस्सा हैं, बस उनका पैमाना अलग है। बिल्कुल। और यही पैमाने का फर्क हमें शहरों और गांवों के बाजारों में भी दिखता है। गांव की मंडी या जो साप्ताहिक हाट लगता है, हाँ, जो हफ्ते में एक दिन लगता है, वो एक तरह का ग्रामीण व्यापारिक केंद्र है। जबकि शहरों में आपको हर चीज के लिए खास बाजार मिलेंगे। किताबों का अलग, कपड़ों का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, ये नगरीय बाजार केंद्र है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। इसके बिना तो शायद कोई भी अर्थव्यवस्था काम ही नहीं कर सकती। इसे अर्थव्यवस्था की धमनियां कह सकते हैं। ये वो सेवा है जो लोगों, सामान और यहाँ तक कि विचारों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और इसकी मांग सीधे आबादी पर निर्भर करती है। जिस शहर में जितने ज्यादा लोग रहेंगे, उन्हें आने जाने के लिए और उनकी जरूरतों का सामान पहुंचाने के लिए उतने ही ज्यादा परिवहन के साधनों की जरूरत होगी। सड़कें, रेल, जहाज सब इसी का हिस्सा है। और तीसरा स्तंभ है संचार,
कम्युनिकेशन, जो परिवहन से बहुत गहराई से जुड़ा है, या शायद अब उतना नहीं? यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। पहले मतलब कुछ दशक पहले तक संचार पूरी तरह परिवहन पर निर्भर था। हाँ, चिट्ठी भेजनी है तो डाकगाड़ी से ही जाएगी। बिल्कुल, आपको कोई संदेश भेजना है तो चिट्ठी लिखनी होगी जो डाकगाड़ी या जहाज से जाएगी। इसमें दिन, हफ्ते, महीने लगते थे। लेकिन इंटरनेट ने तो सारे नियम ही बदल दिए। अब एक ईमेल, एक व्हाट्सएप मैसेज या एक वीडियो कॉल से आप सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से जुड़ सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट ने संचार को परिवहन के बंधन से आजाद कर दिया है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, आजाद कर दिया है। आज सूचना खुद एक प्रोडक्ट है जो प्रकाश की गति से सफर करती है। इसने सिर्फ हमारे बात करने का तरीका नहीं बदला, बल्कि व्यापार करने, सीखने और यहाँ तक के मनोरंजन के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है। मनोरंजन की बात हुई है तो चलिए एक ऐसे सेवा क्षेत्र की बात करते हैं जो शायद हम सबको पसंद है, पर्यटन। हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े तृतीय क्रियाकलापों में से एक गिना जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो काम के लिए नहीं बल्कि खुशी और अनुभव के लिए की जाती है। और पर्यटन को खींचने वाले कारक भी बहुत दिलचस्प है। सबसे पहला है जलवायु। सोचिए, यूरोप के ठंडे देशों में रहने वाले लोग धूप सेकने के लिए कहाँ भागते हैं? दक्षिणी यूरोप के समुद्री तटों पर या भारत में गोवा जैसी जगहों पर। बिल्कुल। भूदृश्य भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है। कोई पहाड़ों की शांति के लिए हिमाचल जाता है तो कोई झीलों के शहर उदयपुर। और इतिहास और कला की तो बात ही क्या। हमारे देश के पुराने किले, महल और मंदिर दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और इसमें एक और चीज जुड़ती है, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। कई पर्यटक सिर्फ जगह नहीं बल्कि वहाँ का रहन सहन और संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं। सही बात है। इसी वजह से गोवा में हेरिटेज होम्स या कर्नाटक में होम स्टे इतने लोकप्रिय हुए हैं। आप स्थानीय परिवार के साथ रहते हैं, उनका बनाया खाना खाते हैं और उनकी जिंदगी को करीब से देखते हैं। ये किसी 5 स्टार होटल से बिल्कुल अलग अनुभव है। और इसी पर्यटन से जुड़ा एक बहुत ही अनोखा और तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई इलाज कराने के लिए घूमने क्यों निकलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और इस क्षेत्र में भारत एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। इसके पीछे की वजह साफ है। जब अमेरिका या ब्रिटेन का कोई नागरिक देखता है कि उसके देश में किसी सर्जरी का खर्च मान लीजिए 50 लाख रुपए है और वही सर्जरी उन्हीं सुविधाओं और उतने ही काबिल डॉक्टर से भारत में सिर्फ 5-10 लाख में हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ आकर इलाज कराना बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। हमारे डॉक्टरों की कुशलता और अस्पतालों की विश्व स्तरीय सुविधाओं का भी इसमें बड़ा हाथ है। बिल्कुल, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल है। मेडिकल टूरिज्म का ये उदाहरण बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक डॉक्टर का ज्ञान और कौशल ही असली प्रोडक्ट है जिसे भारत बेच रहा है। हाँ, और ये हमें सेवा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक परत की ओर ले जाता है, जहां सेवा का मतलब हाथ का हुनर नहीं बल्कि दिमाग का ज्ञान है। यहीं से चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों की कहानी शुरू होती है। सही। तो अब हम उन सेवाओं की बात कर रहे हैं जो एक प्लम्बर या ड्राइवर की सेवा से अलग हैं। ये ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है। तो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, इनमें फर्क क्या है? इस फर्क को एक शिक्षक के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जब एक शिक्षक अपनी क्लास में बच्चों को इतिहास पढ़ा रही है तो वो एक प्रत्यक्ष सेवा दे रही है। यह तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, ये तो समझ आया। अब चतुर्थक क्या है? अब मान लीजिए वही शिक्षक क्लास में पढ़ाने के बजाय बच्चों को इतिहास सिखाने की एक नई, बेहतर और ज़्यादा असरदार पद्धति पर रिसर्च कर रही है। वो डेटा इकट्ठा कर रही है, उसका विश्लेषण कर रही है और एक नया टीचिंग मॉडल बना रही है। ये है चतुर्थक क्रियाकलाप। अच्छा। इसमें सूचना का उत्पादन और ज्ञान का विकास शामिल है। वो अब सिर्फ ज्ञान बांट नहीं रही बल्कि नया ज्ञान पैदा कर रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्चर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब इसी में आते हैं। और फिर आता है सबसे ऊपरी स्तर, पंचम क्रियाकलाप, स्वर्ण कॉलर यानी गोल्ड कॉलर पेशेवर। ये नाम ही बड़ा दमदार लगता है। हाँ, और ये वो लोग हैं जिनका काम अब किसी देश की सीमाओं में नहीं बंधा है। इसमें बड़े नीति निर्माता, वैज्ञानिक, कानूनी सलाहकार और विचारक आते हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं देते, ये भविष्य का खाका तैयार करते हैं। मतलब? सोचिए, एक व्यक्ति जो सिलिकॉन वैली में बैठकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक पॉलिसी पेपर लिखता है, उसका असर भारत की आईटी इंडस्ट्री पर सीधा पड़ता है। यहाँ ज्ञान ही असली प्रोडक्ट है और इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। ये नए विचार और नई तकनीकें बनाते हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। ज्ञान की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।
इस एक लाइन ने सेवा क्षेत्र के एक और बड़े पहलू को सामने ला दिया है, बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग। हम सब ने सुना है कि अमेरिका की कंपनियों के कॉल सेंटर भारत में है। ये इसी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का नतीजा है। बिल्कुल। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, दक्षता बढ़ाना और लागत घटाना। एक अमेरिकी कंपनी को अगर अपने देश में एक कर्मचारी को $100 देने पड़ते हैं, तो वही काम भारत में बैठा उतना ही कुशल कर्मचारी शायद $20-30 में कर देता है। इंटरनेट और संचार क्रांति ने ये संभव बना दिया है कि काम कहीं भी हो, उसे किया कहीं और से जा सकता है। इससे भारत जैसे देशों में तो रोजगार के मौके बहुत बड़े हैं। हमारी पूरी आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री इसी पर खड़ी हुई है। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या इस रोजगार की क्वालिटी पर भी सवाल नहीं उठते? अक्सर कहा जाता है कि कॉल सेंटर की नौकरियां बहुत तनावपूर्ण होती हैं और उनमें करियर ग्रोथ सीमित होती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शुरुआती दौर में ऐसा था, जब भारत में सिर्फ वॉइस बेस्ड कॉल सेंटर का काम आता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब भारत सिर्फ कॉल सेंटर तक सीमित नहीं है। अब यहाँ हाई एंड काम भी आउटसोर्स हो रहा है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग। अच्छा। और यहाँ तक कि कानूनी सलाह भी। तो हम धीरे धीरे वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिन देशों से ये काम बाहर जा रहा है, जैसे अमेरिका, वहां के लोगों में नाराजगी होती होगी कि उनकी नौकरी छीनी जा रही है। हाँ, ये एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है। वहाँ के श्रमिक संघ इसका विरोध करते हैं और ये चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो आउटसोर्सिंग के फायदे और नुकसान दोनों हैं और ये एक जटिल वैश्विक बहस है। ये आउटसोर्सिंग और ज्ञान आधारित काम पूरी तरह से एक चीज पर निर्भर करता है, तेज और भरोसेमंद इंटरनेट। हाँ। लेकिन क्या ये सुविधा सबको बराबर मिलती है? यहीं पर इस पूरी चमकदार तस्वीर का एक स्याह पहलू सामने आता है, जिसे हम अंकीय विभाजन या डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। डिजिटल डिवाइड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसके पास कंप्यूटर है और किसके पास नहीं। इसका मतलब है सूचना और अवसरों का असमान वितरण। ये विभाजन देशों के बीच भी है, जैसे अमेरिका और अफ्रीका के किसी गरीब देश के बीच, और ये एक ही देश के भीतर भी बहुत गहरा है। मतलब भारत के ही अंदर दिल्ली या बैंगलोर और किसी दूरदराज के गांव के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। मैं पिछले महीने अपने गांव गई थी और वहां बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए नेटवर्क ढूंढने के लिए घर की छत पर या खेतों में जाना पड़ता है। सच में? हाँ। वहीं दिल्ली में बच्चा 5G स्पीड पर वीडियो देख रहा है। ये अंकीय विभाजन कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारे देश की जमीनी हकीकत है। एक शहर में बैठा व्यक्ति इंटरनेट से नई स्किल सीख सकता है, ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। हाँ, लेकिन जहां अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, वहां लोग इन सारे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। ये खाई गरीबी और असमानता को और बढ़ाती है। तो आज हमने एक बड़ी यात्रा तय की। एक नाई या प्लम्बर जैसी रोजमर्रा की सेवा से शुरू करके हम उस स्तर तक पहुंचे जहां ज्ञान और विचार ही सबसे बड़े उत्पाद हैं और देश के लिए नीतियां बनाने का काम हो रहा है। ये साफ है कि सेवा क्षेत्र अब सिर्फ अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी रीढ़ बनता जा रहा है। और आज की पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, उसका जोर भौतिक वस्तुएं बनाने से हटकर सेवाएं प्रदान करने और ज्ञान का सृजन करने पर चला जाता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां तेल या कार नहीं बनाती, वे डेटा और सूचना को नियंत्रित करती हैं। इस नई अर्थव्यवस्था में ज्ञान ही असली शक्ति और सबसे मूल्यवान संसाधन है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। जैसे जैसे सेवाएं, खासकर ज्ञान आधारित सेवाएं, इंटरनेट की वजह से दुनिया में कहीं से भी दी और ली जा सकती हैं, अगली पीढ़ी के लिए कार्यस्थल यानी वर्कप्लेस या एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी नेशनल इकोनॉमी की अवधारणा का क्या मतलब होगा? जब एक भारतीय कंपनी के लिए एक ब्राजीलियन डिजाइनर काम कर सकता है और उनका क्लाइंट जापान में हो सकता है, तो काम और देश का रिश्ता कितना मायने रखेगा?